हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिन साइंस के प्रश्नों को करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके चल रहे इस रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन साइन अप करने के बाद आप जाना इस वाले सेक्शन में, आपको PDF इसी वाले सेक्शन के अंदर मिलेंगे, फोल्डर के अंदर। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 होती है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। समान पदार्थ से बने दो तारों में किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? समान पदार्थ बोल दिया मतलब जो ये रो है, रेजिस्टिविटी है, ये सेम है, ये सेम है दोनों तार के लिए। यानी दोनों के दोनों तार या तो कॉपर के होंगे या फिर एल्यूमिनियम के होंगे या फिर आयरन के होंगे, इस प्रकार से, या तो सिल्वर के होंगे, इस प्रकार से। तो प्रतिरोध सबसे कम होगा। R बराबर रो L/A होता है। रो दोनों के लिए सेम है, तो प्रतिरोध को कम करेगा अगर लंबाई कम होगा, प्रतिरोध को कम करेगा अगर ये मोटाई ज़्यादा होगा। तो छोटा और मोटा तार, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस केस में है ना, छोटा यानी कि लेंथ कम है, वैसे में जो प्रतिरोध है ये कम आएगा, और मोटा तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, वैसे केस में प्रतिरोध कम आएगा। हमें कम प्रतिरोध वाला कंडीशन चाहिए, तो ए हमारा राइट आंसर। यदि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है तो जल में ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? देखो, ध्वनि की चाल, साउंड की स्पीड की अगर हम बात करते हैं, साउंड की स्पीड की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। तो बोलेंगे कि जल में ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? काफ़ी अधिक कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको ध्वनि की चालें दी गई है अलग अलग माध्यम में। तो आप यहाँ पर देखो, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड, लेकिन किस तापमान पर है? 25 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर हम जल की बात करते हैं, देखो, चाहे हम समुद्री जल की बात करते हैं चाहे आसूती जल की बात करते हैं, जो चाल है वो कितनी अधिक है? कहाँ 346, कहाँ 1531, यानी लगभग 5 गुना, है ना, लगभग 5 गुना। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। किस जीव में उसके शरीर के किसी भाग से पूरा नया जीव बनने की क्षमता पाई जाती है, यानी पुनर्जनन होता है जिसमें? तो पुनर्जनन किस में होता है? रीजनरेशन किस में होता है? रीजनरेशन के लिए आपको 2 एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। रीजनरेशन जो है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार आप बोल सकते हो। इसमें आपको 2 नाम ध्यान में रखने हैं, जिसमें से एक है प्लेनेरिया, और दूसरा आप याद रखेंगे हाइड्रा। दोनों के दोनों जो है जंतु हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में अंतर अणु आकर्षण बल सबसे कम होता है? यानी अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो ये जो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, जिसे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा होता है ठोस के केस में, उससे कम होता है द्रव के केस में, और सबसे कम होता है गैस के केस में। तो सबसे अधिक पूछा है, देख लो इसमें ठोस कौन सा है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, लोहे की छड़। परमाणु की द्रव्यमान संख्या किन कणों की कुल संख्या के बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं।
मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए अपने आनुवंशिक प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस लक्षण को नहीं चुना था? तो मेंडल ने जो 7 लक्षण में 14 विशेषक चुने थे, उनमें कौन नहीं है, यही आपको चुनना है। तो बीज की आकृति एक लक्षण तो था ही। बीज की आकृति बीज या तो गोल या फिर झुर्रीदार, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। पत्तियों का आकार, ये कोई लक्षण नहीं था 7 में से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फूल की स्थिति, फूल या तो तने के शीर्ष पे या फिर साइड में, ये लक्षण था, ये आंसर नहीं होगा। फली का रंग, फली या तो हरा या फिर पीला, फली का रंग या तो हरा हुआ करता था या फिर पीला, तो ये आंसर भी नहीं होगा। पत्तियों का आकार, ऐसा कोई लक्षण नहीं था। पीएच स्केल का सामान्य रेंज कितना होता है? तो पीएच स्केल पर पीएच मान 0 से 14 तक होता है। 0 यानी कि बहुत मजबूत अम्ल है और 14 यानी कि बहुत ही मजबूत क्षार है। पीएच मान 14 किसका है? पीएच मान 14 किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो है वो 14 है। यदि दोनों द्रव्यमान M1 और M2 आधे कर दिए जाए और उनके बीच की दूरी भी आधी कर दी जाए तो आकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, समानुपाती होता है जो दोनों द्रव्यमान है उसके गुणनफल का, और व्युत्क्रम अनुपाती होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग का। अगर आप इन दोनों को आधा कर देंगे तो इसके कारण जो बल है वो पहले का 1/4 हो जाएगा, है ना। M1 भी आधा, M2 भी आधा, तो 1/2 गुने में 1/4। अब देखो, जो दूरी है इनको भी आधी कर दी जाए। अगर आप दूरी को कम करोगे तो लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप दूर दूर रखते हैं, दूर दूर अगर आपने दोनों द्रव्यमानों को रखा है तो जो लगने वाला आकर्षण बल है वो जितना होगा वो ज़्यादा होगा, कम होगा। अगर आप इन दोनों को पास ले आते हो तो दूरी कम करने से क्या होगा? आकर्षण बल ज़्यादा होगा। दूरी ज़्यादा होने से आकर्षण बल कम होगा, पास लाएंगे आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो अगर आप इस रेडियस को हाफ कर देते हैं तो इसके कारण क्या होगा? फोर्स पहले से इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन कितना? क्योंकि स्क्वायर है यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगर आप त्रिज्या को आधी कर देते हैं तो लगने वाला बल पहले का 4 गुना हो जाएगा। तो द्रव्यमान को आधा करने के कारण बल 1/4 हो गया, लेकिन दूरी को आधा करने के कारण बल जो है पहले का 4 गुना हो गया। तो ये दोनों 4 जो है खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को मार देंगे, यानी कि बल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। द्रव्यमान को आधा करने से जितना बल कम हुआ था, दूरी आधा कर देने से उतना ही गुना बल जो है वो ज़्यादा हो गया, तो ले दे करके कुछ नहीं आया परिवर्तन। तो अपरिवर्तित रहेगा, डी हमारा राइट आंसर। ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है, लवक है, जिसका काम होता है स्टार्च को स्टोर करना, लिपिड को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना। ये कोई कलर नहीं देता है, ये रंगहीन प्लास्टिड है ना, रंगहीन लवक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये रंगहीन लवक है। जो हरा लवक है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो हरा लवक है इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसका काम होता है पौधों को हरा रंग देना। जो लाल रंग पीला रंग देता है उसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। निम्नलिखित में से एथेनॉल के बारे में कौन सा कथन सही है? यह जल में अविलय होता है। बिल्कुल गलत बात है, एथेनॉल जल में घुलनशील है। यह किसी भी पदार्थ के साथ CO2 बनाता है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी पदार्थ के साथ CO2 क्यों बनाएगा? हाँ, एथेनॉल को हम जलाएंगे, वैसे केस में CO2 बनेगा। किसी भी पदार्थ के साथ CO2 क्यों बनाएगा? यह एक सुगंधित यौगिक है। देखो यहां पर सुगंधित यौगिक का मतलब हो गया कि एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें आपको कम से कम एक बेंजीन रिंग दिख जाएगा। और यहाँ पर बात एथेनॉल की गई है। एथेनॉल का तो ये होता है ना रासायनिक सूत्र CH3CH2OH, इसमें थोड़ी ना बेंजीन रिंग है। ये एरोमेटिक यौगिक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा आंसर। यह जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है, बिल्कुल घुलनशील है जल के साथ। इसे पीने की शराब के रूप में भी उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो शराब में अल्कोहल होता है वो कौन सा अल्कोहल होता है? मेथनॉल थोड़ी होता है, यही होता है एथेनॉल। फ्लोएम का वह मुख्य घटक कौन सा है जो भोजन का परिवहन करता है? जो भोजन का परिवहन करता है तो यह चालनी नलिका है। ए हमारा राइट आंसर।
ये सारे जो हैं ये जाइलम के अवयव हैं, ये सारे जो हैं जाइलम के कंपोनेंट्स हैं, जाइलम के एलिमेंट्स हैं, है ना, जाइलम के एलिमेंट्स हैं ये तीनों। ट्रैकिड्स वाहिकाएं, इन्हीं से होकर के जल का स्थानांतरण होता है जाइलम में, और ये जो है मजबूती देने का काम करता है जाइलम फाइबर। कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? अब कार्बनिक यौगिक है तो बिना कार्बन का तो काम चलेगा नहीं, कम से कम एक कार्बन परमाणु। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कार्बन है तो वो कार्बनिक यौगिक ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कार्बनिक यौगिक है उसमें तो कार्बन होगा ही होगा। जैसे CO2, हम CO2 अगर लेते हैं तो इसमें देखो कार्बन तो है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। और यहां पर देखो CCl4, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये अपने आप में कार्बनिक यौगिक है, इसमें देखो कम से कम एक कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है लेकिन कार्बन तो है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा ही होगा। ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जिसमें कार्बन है वो कार्बनिक यौगिक ही होगा, ऐसा नहीं है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण डैश में होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम लोग ऊर्जा मुद्रा भी बोलते हैं। कोशिकाएं जो है इस मुद्रा को खर्च करती हैं, कोशिकाएं इस मुद्रा को खर्च करती हैं जब उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसका निर्माण याद करो 36 ATP कहां पर बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। एक ग्लूकोज के टूटने से ये 36 ATP प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। नाभिक को हम लोग कोशिका का दिमाग बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। यदि एक कोली सिर पर सामान रखकर क्षैतिज दिशा में चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखो, कोली अगर अपने सर पर सामान को रखा है तो उस सामान पर कोली के सर के द्वारा बल ऊपर की दिशा में लग रहा है और वो चल इस दिशा में रहा है। तो मुझे बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री का एंगल है। अगर बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री बना तो किया गया कार्य 0 होता है। तो कोली जिस बल से ऊपर उठाए हुए है सामान को, उस बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया, उस बल ने कोई कार्य नहीं किया। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और उस पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण कार्य कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो बल निकालने के लिए द्रव्यमान और त्वरण दोनों को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, 10 न्यूटन। सी हमारा राइट आंसर। सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें जमीन के अंदर पाइप डालकर जल बाहर निकाला जाता है? तो जमीन के अंदर पाइप डाल करके, मोटर लगा करके, है ना, पंप लगा करके पानी को बाहर निकाला जाता है। नलकूप में, ट्यूबवेल में। नलकूप यानी कि ट्यूबवेल। इसमें क्या है कि भूमि के, है ना, भूमिगत जल को जो है पंप लगा करके बाहर निकाला जाता है सिंचाई के लिए। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जाने पर ध्वनि की चाल कैसी होती है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है, तो कम होती जाती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि जो है वो नहीं चलती है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तेल, स्टार्च और प्रोटीन का संचय पौधों की कोशिका के किस अंगक में होता है? अभी मैंने आपको बताया ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या है? रंगहीन लवक है। ये रंगहीन लवक है। ये पौधों को कोई रंग नहीं देता है, पौधों को कोई रंग नहीं देता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है तेल को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना। ठीक, इन सारे पदार्थों का स्टोर करना जो है ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है। हरित लवक जो है हरा रंग देता है प्लांट को और हरित लवक में फोटोसिंथेसिस होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है हरे रंग के अलावा जो और रंग है वो देने का काम ये क्रोमोप्लास्ट करता है। क्रोमा का मतलब रंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं, जिसके नाम के अंत में आपको एन दिख जाए, जिसके नाम के अंत में आपको एन दिख जाए, वो समझ जाना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो यहाँ पर ब्यूटेन है, नाम के अंत में एन है ना, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नाम के अंत में देखो इन है,
है ना, इन, नाम के अंत में क्या है, इन है। यहाँ पर नाम के अंत में क्या है, एन है। यहाँ पर नाम के अंत में क्या है, इन है। यहाँ पर नाम के अंत में क्या है, इन है। इन वाले को नहीं, एन वाले को चुनना है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसके नाम के अंत में इन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पक्षी का पालन किया जाता है? तो दो तरह के मुर्गी का पालन किया जाता है। लेयर मुर्गी जिसका काम होता है अंडा देना, और ब्रॉयलर मुर्गी जिसका काम होता है मांस देना। तो अंडे की प्राप्ति के लिए, अंडे को प्राप्त करने के उद्देश्य से लेयर मुर्गी को पाला जाता है, और मांस के प्राप्ति के लिए ब्रॉयलर, है ना, ब्रॉयलर मुर्गी को पाला जाता है, और लेयर को पाला जाता है अंडे के उद्देश्य से। ठीक, तो इसका पालन होता है अंडे के लिए और इसका पालन होता है मीट के लिए। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि किसी गेंद को ऊपर से छोड़ा जाए तो वह किस त्वरण से गिरेगी? अगर किसी गेंद को आप ऐसे ऊपर से छोड़ देते हो, है ना, गेंद को लिया और ऐसे आपने ड्रॉप कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो नीचे की ओर गेंद आएगी। नीचे की ओर आएगी तो उसके पास जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हम लोग जी का मान लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका के बीच मुख्य अंतर किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनमें राइबोसोम से चिपके होते हैं, उन पे राइबोसोम से चिपके होते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर राइबोसोम से चिपके होते हैं तो ये खुरदरी दिखाई पड़ती है, इसलिए हम इसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं, RER शॉर्ट में आप ध्यान में रखेंगे। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन बनाने का काम करती है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सेंसलेशन में इसका योगदान होता है। यदि किसी चालक में 0.1 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक बहती है तो उसमें से कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो आवेश बराबर होता है धारा गुने में समय। अब देखो ये 0.15 है, समय हम डालेंगे यहाँ पर SI मात्रक में, यही ध्यान में रखना है यहाँ पर SI मात्रक में, ताकि आंसर जो है कुलम में आए, जो कि SI मात्रक है। तो अगर आप SI मात्रक में आंसर चाहते हो तो सारे मान आप SI मात्रक में ही डालोगे, राइट। तो ये हो जाएगा 1.2, राइट, 1.2 और इनटू में 6, 12 छक 72 हो जाएगा कुलम, है ना, 720 हो जाएगा। तो फिर एक पॉइंट डालेंगे जीरो के बाद, तो 72 कुलम। सी हमारा राइट आंसर। जब उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तब प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन सही है? उत्तल लेंस है, देखो उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये 2F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे प्रकाश की किरणें आपतित होती है लेंस पे, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, है ना, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, राइट। मुख्य अक्ष के समानांतर अगर ऐसे आपतित होती है, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर कब आएगी? जब वस्तु अनंत पर होगी, तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ठीक। तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, है ना। और जब लेंस के, अगर मान लीजिए इधर वस्तु है तो प्रतिबिंब जो है इधर की ओर बनेगा। दूसरी साइड अगर प्रतिबिंब बने, यानी जिधर वस्तु है उधर ना बन करके दूसरी साइड बने, तो प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है ना। वास्तव में प्रकाश की किरणें काटेगी तो प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, और फोकस पर प्रतिबिंब बनता है तो बिंदु के आकार का, है ना, बिंदु साइज का, बिंदु साइज का, वास्तविक उल्टा बिंदु साइज का। तो क्या बोलेंगे हम लोग? किरणें मुख्य अक्ष पर फोकस पर एक बिंदु पर अपसरित हो जाती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नियम है, ये याद रखिएगा कि
मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उत्तल लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी साइड वो मुख्य फोकस पर जाकर के मिलती है, यानी कि अभिसरित होती है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 9 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh हो जाएगा। m का मान 2 किलोग्राम है, g का मान आप 9.8 ले लें और h का मान 9 ले लें यहाँ पर, तो ये 18 गुने में 9.8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 180 जूल हमें दिया गया है और 180 जूल के आसपास ही ये 176.4 जूल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक कि कहा ना जाए जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तब तक आप 9.8 ही लेकर के चलेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 144, 18 144, 18 9 162 हो जाएगा। 4 4 2 6 7 और एक अंक के बाद हम लोग दशमलव डालेंगे, तो 176.4 जूल। बी हमारा राइट आंसर। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, वैसे केस में हम लोग जी का मान जो है 10 ले लेते हैं और आंसर हम सी कर देते हैं। जब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद किरणें कैसे निकलती है? अभी देखो, आपने देखा उत्तल लेंस के बारे में कि अगर ऐसे समानांतर प्रकाश किरण आती है तो ये परावर्तन के बाद जो है ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है। अगर आप ठीक उल्टा काम कर दो, ठीक उल्टा आपको काम करना है। ठीक उल्टा आपको काम क्या करना है, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये 2F1 हो जाएगा, ये F2 है, ये 2F2 है। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को जो है मुख्य फोकस से होकर के भेजेंगे, ऐसे मुख्य फोकस से होकर के भेजेंगे। ठीक, आप इस रास्ते को उलट दो। मुख्य फोकस से होकर के अगर प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो मुख्य फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित हुई है तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये निकलेगी। ठीक, तो हम बोलेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ये दोनों नियम जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये दोनों केस जो है आप ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु में त्वरण किस कारण से होता है? स्वतंत्र रूप से गिरना का मतलब क्या होता है? अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है या फिर स्वतंत्र रूप से गिर रही है, मतलब वस्तु के पास त्वरण है, गुरुत्व त्वरण है ना। वस्तु के पास जो त्वरण है वो है गुरुत्व त्वरण। किसी वस्तु में त्वरण किस कारण से होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, इसका मतलब इस वस्तु पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। यहां पर हम लोग वायु का प्रतिरोध भी इग्नोर करके चलते हैं। अगर कोई वस्तु किसी हाइट से जो है नीचे गिरती है तो उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में जो है वायु का प्रतिरोध भी काम करता है। लेकिन जब हम मुक्त रूप से बोलते हैं कि वस्तु गिर रही है या फिर स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्री फॉल की जब हम बात करते हैं तो हम लोग इस वाले वायु के प्रतिरोध को इग्नोर करके चलते हैं और ये हम लोग मानते हैं कि केवल और केवल इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम कर रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम कर रहा है तो इस बल के कारण त्वरण भी होगा, जिसे हम लोग गुरुत्व त्वरण बोलते हैं। तो मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उसके ऊपर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है और त्वरण कितना है? गुरुत्व त्वरण के बराबर है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वायु का प्रतिरोध हम लोग यहाँ पर इग्नोर करके चलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, तभी हम बोलेंगे मुक्त रूप से कि वस्तु नीचे गिर रही है। यदि समान लंबाई के दो तारों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और दोनों के प्रतिरोध अलग अलग हो तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में क्या होगा? देखो, ऊष्मा के बारे में बताना है तो H बराबर हमारा I²RT होता है। दो तार है, दोनों से धारा जो है वो समान ही प्रवाहित हो रही है और दोनों को मान लो कि समान समय के दोनों तार से समान समय के लिए धारा प्रवाहित करवाई गई है। दो तार हैं, दोनों से धारा जो है वो एक समान प्रवाहित हो रही है और मान लो कि दोनों से धारा जो है समान समय के लिए प्रवाहित करवाया गया। मान लो कि 2 सेकंड के लिए धारा इसमें प्रवाहित करवाया गया, इसमें भी 2-2 एम्पियर का मान लो, तो किस में ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा? डिपेंड करता है कि किसके पास प्रतिरोध ज़्यादा है ना। जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उसका संबंध जो है प्रतिरोध के साथ कैसा है? सीधा समानुपाती है। तो जिसके पास ज़्यादा प्रतिरोध उससे ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी वो तार उतना ही जल्दी गर्म होगा। तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में क्या होगा? अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। बी हमारा राइट आंसर।
ओम का नियम किन परिस्थितियों में मान्य या लागू होता है? तो ओम का नियम कहता है V बट्टे में I बराबर R, है ना। यानी V और I का जो अनुपात होता है वो नियत होता है और उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन ये नियत कब होगा, कांस्टेंट कब होगा? V और I ये दोनों रेशियो जो है, V और I का जो रेशियो है ये कांस्टेंट कब होगा, अपरिवर्तित कब रहेगा? जब तार की लंबाई, मोटाई, है ना, तापमान, ये सब नियत रहे। जब तापमान स्थिर हो और पदार्थ चालक हो, है ना, चालक, है ना, जो चालक होते हैं आपके, उसी पर हम लोग ओम का नियम लगाते हैं, अर्धचालक या फिर कुचालक पर नहीं लगाते हैं। राइट, अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ना ही कुचालक ओम के नियम का पालन करता है, केवल चालक करता है, केवल चालक करता है। तो V और I, विभवांतर और धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसका जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा। कब तक? जब तक कि तापमान में चेंज ना हो, लंबाई है, मोटाई है, इन सारे में चेंज ना हो, तब तक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।